नमस्कार दोस्तों, शाम के 7 बज चुके हैं और यूपी तक पर वक्त है मुद्दे की बात का। 5 सितंबर को होने वाला घोसी उपचुनाव कौन जीत रहा है? उत्तर प्रदेश की सियासत में ये इस वक्त लाख टके का सवाल है और यही वजह है कि चाहे वो बीजेपी हो या फिर अखिलेश यादव की पार्टी यानी समाजवादी पार्टी, दोनों ने अपने अपने उम्मीदवार के पक्ष में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। मंगलवार यानी 29 अगस्त को अखिलेश यादव खुद प्रचार के लिए घोसी जा रहे हैं। उनके उम्मीदवार हैं सुधाकर सिंह और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई लगता है अखिलेश यादव को जीत की कोई किरण नजर आ गई है, क्योंकि जहां हार रहे होते हैं वहां तो वो प्रचार के लिए जाते ही नहीं है, जैसे आजमगढ़ में नहीं गए थे। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बीजेपी की खेमेबंदी की बात करें तो वो और ज्यादा मजबूत नजर आती है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से एनडीए के घटक दल यानी डॉक्टर संजय निषाद या फिर ओम प्रकाश राजभर, ये तो दारा सिंह चौहान के प्रचार में पूरी तरह लगे हुए हैं, वहीं पर डटे हुए हैं। इसके अलावा पूरी मंत्रियों की फौज, बीजेपी के मंत्रियों की फौज, बीजेपी के विधायकों की फौज इस वक्त घर घर जाकर वोट मांग रही है। और इधर से भी यानी समाजवादी पार्टी की तरफ से भी शिवपाल यादव हो, रामगोपाल यादव हो, तमाम लोग जो हैं वो घोसी उपचुनाव के प्रचार के इस अंतिम दौर का एक भी मौका खाली नहीं छोड़ना चाहते। तो फिर किसका प्रचार और किसकी रणनीति रंग लाएगी, कौन ये बाजी मारेगा? क्योंकि 2024 से पहले हो रहा ये चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। सरकार बनाने बिगाड़ने में इसका कोई योगदान हो या ना हो उत्तर प्रदेश की, लेकिन एक छवि को, एक धारणा को बनाने का काम ये चुनाव जरूर करेगा और इसीलिए इसे नाक का सवाल बीजेपी और समाजवादी पार्टी ने बनाया हुआ है। तो फिलहाल घोसी चुनाव किस मोड़ पर खड़ा हुआ है, आज की स्थिति में वहां क्या हाल है, ये जानने के लिए हमारे साथ सीधे उसी इलाके के वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। मऊ से हमारे साथ जुड़े हैं श्रीराम जायसवाल जी और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण राय, और लखनऊ से हमारे साथ हैं हमारे एडिटर ब्यूरो चीफ कुमार अभिषेक। अगर श्रीराम जी आपको मेरी आवाज आ रही है तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आज अगर बात की जाए तो घोसी चुनाव आपको कौन जीतता हुआ नजर आ रहा है? अच्छा श्रीराम जी, आपकी आवाज नहीं। मैं प्रवीण जी से यह सवाल पूछने की कोशिश करता हूं, आप तब तक एक बार दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो। प्रवीण जी, आप बताइए कि कौन जीतता हुआ नजर आ रहा है आज की तारीख में? क्या जमीनी हालात है घोसी उपचुनाव के? देखिए, जाहिर सी बात है कि इसके पहले अभी तक जो है, एक हफ्ता पहले का अगर चुनाव देखा जाए तो समाजवादी पार्टी काफी लीड कर रही थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा लीडिंग था समाजवादी पार्टी का। खुद भाजपा के लोग भी स्वीकार कर रहे थे कि अगर समाजवादी पार्टी 60 है तो हम अभी 40 तक पहुंचे हैं। ये स्थिति थी। कुछ बड़े नेताओं की आपस में बातचीत चर्चा करते हुए मैंने खुद इस बात को सुना था, वो खुद उनका संगठन स्वीकार कर रहा था। लेकिन दिन प्रतिदिन जैसे ही चुनाव आगे बढ़ रहा है, जैसे चुनाव चल रहा है और जिस प्रकार उत्तर प्रदेश की पूरी सरकार यहाँ पे घोसी उपचुनाव में आ गई है, निश्चित तौर से चुनाव धीरे धीरे अपना रंग बदलने लगा है। और मैं आपको बता दूं कि जो मुख्य यहाँ पे मतदाता है जिनका वोट निर्णायक होने जा रहा है वो है अनुसूचित मतदाता। अब इस अनुसूचित मतदाताओं में भी अगर डिफर कर लिया जाए, इनको बाइफरकेट कर लिया जाए, तो अनुसूचित मतदाता में कुछ अनुसूचित ऐसे हैं जो ऑलरेडी पहले से भाजपा के साथ में है, लेकिन अनुसूचित का एक वर्ग गालों के उसमें आता है, जो मायावती जी का वो है कि बिरादरी से आते हैं लोग, वो पूरी तरीके से खाली था। वो सिर्फ और सिर्फ अपना सिंबल हाथी चुनाव निशान देखता है, और अगर हाथी चुनाव निशान नहीं मिलता है तो वो कहीं भी किसी भी लहर में, दबाव में बह जाता है। और जाहिर सी बात है कि आज के डेट में जो दबाव, जो बयार, जो लहर पैदा की जा रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, वह अब एकदम दिखने लगी है, उसकी तस्वीर साफ दिखने लगी है। यहाँ के उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री गांव गांव, गली गली, खेतों में, अभी उत्तर प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री जो स्वतंत्र देव सिंह हैं, अभी उनका वीडियो जैसा कि देखा गया है कि वो धान की खेत में कुछ निराई गुड़ाई करते हुए
महिलाएं थी, पुरुष थे, उनके बीच जाकर वो बता रहे हैं, उनकी जात बिरादरी भी पूछ रहे हैं और उनसे पूछ रहे हैं कि आप लोग वोट कहाँ करेंगे, और उनका अगर उनके पक्ष का जैसे ही उनका आ रहा है वो काफी संतुष्ट दिख रहे हैं, खुश दिख रहे हैं और चले जा रहे हैं। इस प्रकार अगर देखा जाए तो तमाम बिरादरीवाद के मंत्री जैसे AK शर्मा है, सूर्य प्रताप शाही हैं, ये लोग भूमिहार बिरादरी से आते हैं, ये गली गली हर भूमिहार बिरादरी के ही टोले और मोहल्ले उनके गांव में जाकर प्रचार कर रहे हैं। संजय निषाद जी निषाद के बीच जा रहे हैं, केशव मौर्य जी अभी कल आए थे यहाँ, जनसभा करके गए। आज ब्रजेश पाठक जी कैंप किए हुए हैं और ब्राह्मणों के बीच प्रबुद्ध ब्राह्मण वर्ग सम्मेलन कर उतार दी है। और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यह चुनाव लग रहा है जैसे ग्राम पंचायत का प्रधानी का चुनाव हो गया है, यह विधानसभा का चुनाव नजर ही नहीं आ रहा है। जी अभिषेक जी। बड़ी दिलचस्प बात कही है परवीन जी ने कि प्रधानी का चुनाव लग रहा है, ये विधायकी का लग ही नहीं रहा है। चुनाव हमेश याद आता है हमें, उस चुनाव में भी ये कहा जा रहा था कि ये एकदम प्रधानी का चुनाव हो गया, घर घर जाकर लोग वोट मांग रहे हैं, और वो चुनाव बीजेपी हार गई थी। लेकिन यहाँ पर हम श्री राम जी का भी पक्ष जानना चाहेंगे। वो पिछले दिनों में हमारे साथ कई बार जुड़े हैं और बहुत ही दिलचस्प वहाँ के ज़मीनी हालात का ब्यौरा देते हैं। श्री राम जी, अगर अभी आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो आपसे समझना चाहेंगे कहाँ खड़ा है घोसी उपचुनाव। आवाज आ रही है सर? मेरी आ रही है क्या? जी हाँ ठीक, नमस्कार सर। घोसी में आज भी एकदम कांटे की टक्कर चल रही है। कौन जीत रहा है कौन हार रहा है कहना मुश्किल होगा। निश्चित रूप से जैसा कि प्रवीण जी ने बताया कि नहीं, ग्राम पंचायत का चुनाव बन चुका है, तो वाकई वही स्थिति बन गई है ग्राम पंचायत की। हर गांव गांव में मंत्री घूम रहे हैं। कल तो किसी ने पोस्ट डाला कि अभी लखनऊ जाने की जरूरत नहीं है, अगर किसी मंत्री से काम है तो मऊ चले आइए, काम हो जाए। काम होगा भी, काम हो जाए ना, आश्वासन तो खूब मिल रहे हैं। गांव गांव गली गली मंत्री जी लोग घूम रहे हैं। खबर का हिस्सा बन रहा है अखबारों में कि कार्यकर्ता मंत्रियों के साथ फोटो खिंचाकर बहुत गदगद हो रहा है, खुश हो रहा है। कम से कम मिल तो रहे हैं मंत्री जी, लेकिन यह कहना अभी भी मुश्किल है कि चुनाव कौन जीत रहा है। निश्चित रूप से उप मुख्यमंत्री कैंप किए हैं, राजनाथ सिंह के बेटे नीरज सिंह कैंप किए, आज तो मनोज सिन्हा जी के बेटे अभिनव सिन्हा भी आ गए हैं मऊ में और जगह जगह घूम रहे हैं घोसी विधानसभा क्षेत्र में। मनोज सिन्हा साहब एलजी हैं इस समय जम्मू कश्मीर में। पूर्वांचल की राजनीति में भूमिहार का सर्ववर्ग के सर्वमान्य नेता रहे हैं, फिर भी भूमिहार राजनीति को देखते हुए जैसा कि राजीव राय सपा के लिए आ गए हैं, वहीं अजय राय जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बने, कल ही कांग्रेस द्वारा समर्थन का पत्र जारी हो गया। ऐसे में आज मनोज सिन्हा जी के पुत्र अभिनव सिन्हा भी आ गए हैं क्षेत्र में। संजय निषाद, ओम प्रकाश राजभर, तारा चौहान ही हैं, अनिल राजभर, बड़ी तादाद में लोग घूम रहे हैं। लेकिन मैं बता दूं, जो मतदान करने वाली बिरादरी होती है, जो मतदान करने वाला वोटर है, वह तो आज भी खाली है। आप भी जानते हैं सबसे अधिक मतदान केंद्रों पर लाइन दलित बस्तियों के मतदाताओं की लगती है, जो बसपा के कोर वोटर माने जाते हैं। अभी भी बसपा का मतदाता खाली है और वोट अभी किसे देगा, बिल्कुल चुप्पी बनी हुई है। सभी बिरादरी के मंत्री आए घूम रहे हैं, क्यों? उनके यहाँ कौन जाएगा, उनके यहाँ कौन जा रहा है? वो तो बहन जी का इशारा देख रहे हैं। अभी तक बहन जी की तरफ से कोई इशारा नहीं है। मैं अपने बसपाई मित्रों से पूछूं, मित्र वही बस जो एक पत्रकार और नेता का संबंध होता है, उस तरह के मित्रों से अगर कुछ उनकी रायशुमारी लेना चाहता हूं तो पता चलता है कि अभी कोई स्पष्ट निर्देश नहीं दिया गया है उनकी तरफ से। और यह एकदम आप नोट कर लीजिए, किसी चीज का दावा नहीं किया जा सकता, लेकिन मैं बता रहा हूं कि चुनाव अभी तक कांटे के चक्कर में फंसा हुआ है। चुनाव कौन जीत रहा है? जी, बड़ी दिलचस्प बात। अनुसूचित जाति का जो मतदाता है, जो संभावित अनुमानित संख्या है मतदाताओं की, उसके मुताबिक वो सबसे बड़ी तादाद घोसी में उसी मतदाता की है, और इस वक्त उस तक कोई नहीं पहुंच रहा है और वो मायावती के इशारे का इंतजार कर रहा है। इस पर हम और ज्यादा विस्तार से आपसे जानना चाहेंगे श्री राम जी, लेकिन मैं एक सवाल कुमार अभिषेक से ले लेता हूं। कुमार, क्या वजह है? उपचुनाव तो हम लगभग 15 दिन पहले जब घोषणा हुई थी या उसके बाद हम ये बात कर रहे थे कि उपचुनाव तो ज्यादातर प्रशासन का चुनाव ही माना जाता है, इस एक चुनाव से कोई धारणा बिगड़ रही नहीं है, लेकिन अचानक इतनी ज्यादा ताकत दोनों तरफ से झोंकी जा रही है। क्या वजह है कि एकदम नाक का सवाल बना दिया है दोनों पक्षों ने इसे? बिल्कुल नीरज, ये
दोनों पक्षों के लिए नाक की लड़ाई बनी हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बीजेपी अंदर खाने बीजेपी में थोड़ी ज्यादा कह सकते हैं कि परेशानी होगी, इसलिए क्योंकि उन्हें हर हाल में ये चुनाव जीतना उनके लिए जरूरी है, मजबूरी भी है। क्योंकि अगर ये चुनाव बीजेपी हार जाती है तो इसका बड़ा खराब मैसेज 2024 के लिए जाएगा, इसलिए बीजेपी हर हाल में ये चुनाव जीतना चाहती है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने अपने सभी घोड़े खोल रखे। पहली बार आप देखें कि मैनपुरी चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी भी उतना ही ऑर्गेनाइज चुनाव लड़ रही है। जिस तरीके से शिवपाल यादव, राम गोपाल यादव ये लोग कैंप कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी के लिए इनकी तैयारियां चल रही हैं, ये नुक्कड़ नुक्कड़, गांव गांव और बिरादरी बिरादरी घूम रहे हैं, ये भी अपने आप में पहली बार है कि समाजवादी पार्टी जमीन पर मेहनत करती हुई दिखाई देगी। बीजेपी को भी इस बार इस बात का पूरी तरीके से भान है कि उनकी एक गलती, एक चूक बीजेपी को भारी पड़ सकती है। इसलिए आप देखें कि मुख्यमंत्री को छोड़ करके बाकी सभी जो इनके स्टार प्रचारक हैं वो मैदान में कूद पड़े हैं। यानी कि कल अखिलेश यादव आएंगे तो अखिलेश यादव के पहले जो माहौल बनाने का काम है वो समाजवादी पार्टी ने करके रखा हुआ है। कल अखिलेश यादव की पहली जनसभा है। जो योगी आदित्यनाथ की बात है, जो हमारी जानकारी है उसके मुताबिक पहली, दूसरी और तीसरी सितंबर को, यानी कि पहले हफ्ते में जो 3 दिन चुनाव का वक्त है उसमें योगी आदित्यनाथ की कई सभाएं होनी है, तय है। लेकिन अभी उनका कार्यक्रम आखिरी तौर पर जारी नहीं हुआ है और जल्दी ही उनका कार्यक्रम इसे लेकर जारी भी होगा। तो एक स्टार वॉर की स्थिति भी आपको दिखाई दे रही है, दिखाई देने वाली है। यानी कि चुनाव धीरे धीरे अब चढ़ रहा है और अगले दो दिनों में चुनाव पूरी तरीके से चढ़ जाएगा। देखिए अभी जो अगर आप मैं जब भी चुनाव देखता हूं तो उसमें 2 तरह के वोटर होते हैं। एक होता है बोलता वोटर, जो आपको राह चलते बातें कहता है, बोलता है, और एक होता है बिल्कुल चुप वोटर, जो बोलता नहीं है लेकिन वोट करता है। तो अगर हम सिर्फ बोलते वोटर के हिसाब से बात करें तो निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी इस वक्त उन बोलते वोटरों की पहली पसंद है। इसमें बिरादरी कोई भी हो सकता है, कोई भी किसी बिरादरी के लोग हो सकते हैं, शहरी, ग्रामीण बिरादरियों में अगर आप देखें तो किसी भी जाति के लोग हैं जो वोकल हैं, वो बोल रहे हैं। और उन बोलते हुए लोगों से आप बात करें तो निश्चित तौर पर जो नाराजगी है वो साफ दिखाई देती है। लेकिन जब भी चुनाव होते हैं तो एक बहुत बड़ा तबका होता है जो कि नहीं बोलता है, वो चुप होता है। वो नाराज होने के बाद भी वो नहीं बोलता है। तो इस वक्त ये पता लगा पाना कि आज की स्थिति में किसको कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, इसका बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये कांटे की लड़ाई है और आमने सामने की लड़ाई है। और ये मुझे लगता है पहली बार आमने सामने की ऐसी लड़ाई है जब बसपा भी मैदान में नहीं है। ऐसी स्थिति में जो बसपा का वोट है वो कहाँ जाता है, वो बड़ा मायने रखता है कि क्या जो दलित वोट है वो समाजवादी पार्टी की तरफ मूव कर जाता है। अगर दलितों का बड़ा तबका, खासकर जाटों का या फिर पूर्वांचल में चमार बिरादरी मानी जाती है, क्या उनका वोट जो है वो समाजवादी पार्टी की तरफ जाता है, या उनके वोट में बीजेपी अपना हिस्सा निकाल ले जाती है? ये बड़ा अहम होने वाला है। कुछ है जो वोट बैंक्स है वो बिल्कुल फिक्स्ड है, उसमें अपवाद होते हैं जब कुछ प्रतिशत वोट इधर उधर आता है। आज मसलन मुस्लिम वोटर्स हैं, मतलब यादव वोटर्स हैं, लेकिन बाकी जो दूसरे वोटर्स हैं उसमें अपवाद की स्थिति उतनी नहीं है, यानी कि उतने कमिटेड वोटर्स नहीं है। अगर आप बीजेपी के भी फॉरवर्ड वोटरों की बात कर लें, जो बीजेपी का माना जाता है सवर्ण फॉरवर्ड वोटर, उसमें ठाकुर भी है, ठाकुर कैंडिडेट है सपा से, तो ऐसी स्थिति साफ दिखाई देती है कि उसमें भी टूट होगी। जो ब्राह्मण वोटर है या फिर जो भूमिहार वोटर है, भूमिहार वोटर में वहां से बसपा का सांसद है, वो बसपा के सांसद अतुल राय क्या चाहते हैं, किसके तरफ है, ये बड़ा अहम है। मायावती ने अभी तक अपनी तरफ से कोई ये साफ नहीं किया है कि वो किसे वोट दिलाना चाहती है, लेकिन जो हमारी जानकारी आई थी उसके मुताबिक उन्होंने जो मैसेज किया था, उन्होंने साफ कह दिया था कि वो इस चुनाव में बिल्कुल नहीं है। अगर किसी को वोट डालना है तो जाकर के नोटा दबाए। लेकिन क्या लोग लाइन में लगा करके नोटा दबाएंगे, या फिर अखिलेश यादव जो लगातार कह सकते हैं दलितों के बीच में अपनी पैठ बढ़ाने में लगे हैं, ओबीसी नहीं, बसपा के जितने पुराने धुरंधर जो नेता रहे हैं, बहुत सारों को उन्होंने अपने साथ ज्वाइन कराया है, उनको उन्होंने ड्यूटी लगा रखी है। हर बीजेपी की तर्ज पे जैसे हर सेक्टर, हर गांव, हर बिरादरी को बांट करके अपने नेता
वहां पर लगाए जाते हैं चुनाव तक। कुछ इसी तरीके से समाजवादी पार्टी ने भी अपने नेताओं को लगाया है। तो इस बार का चुनाव बहुत दिलचस्प है और बेहद ही कांटे की टक्कर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बोलता वोटर तो माने तो समाजवादी पार्टी को एज है, लेकिन चुप वोटर किधर है इस पर भी नजर रखनी पड़ेगी। और जो वोटर चुप है उसके बारे में भी पता करना पड़ेगा कि आखिर वो वोट किस तरफ मूव कर रहा है। फिलहाल अभी बहुत समय है नीरज, लेकिन ये चुनाव आमने सामने का चुनाव है, कांटे की लड़ाई है। और एक आखिर में आता है सरकार का चुनाव, जिसकी तरफ आपने इशारा भी किया। निश्चित तौर पर सरकार उपचुनाव में सरकारों की चलती है, लेकिन हम लोगों ने अपवाद भी देखा है। खतौली में सरकार के रहने के बावजूद खतौली उपचुनाव बीजेपी हारी। आप देखें जब योगी आदित्यनाथ और केशव मौर्य ने अपने अपने सांसदी से रिजाइन किया था, तब दोनों सीट बीजेपी हार गई थी, सरकार रहते। इसलिए सरकार का भी चुनाव है और अगर जनता खड़ी होती है तो फिर सरकार का चुनाव नहीं भी रह जाता है। अभी देख रहे हैं कि इसमें क्या हुआ है, लेकिन बीजेपी ने जिस तरीके से ताकत झोंक रखी है, मुझे लगता है वो पीछे नहीं रहेंगे। लेकिन बीजेपी में बेचैनी मुझे इस वक्त ज्यादा दिखाई दे। नीरज जी, महत्वपूर्ण बात कही कुमार अक्षय जी आपने। गजब का चुनाव हो रहा है कि ओपन एंड पर खुला हुआ है। जो मुखर मतदाता हैं उनको लेकर एक अलग समझ बन रही है। उनको सुनकर जो साइलेंट वोटर है वो अपना अभी कोई रुख खोल नहीं रहा है। प्रवीण जी, मैं आपसे एक बड़ा स्पष्ट सवाल इस पर लेना चाहूँगा कि कल से मैं एक तस्वीर देख रहा था पिछले दिनों से, जैसा श्री राम जी भी बता रहे हैं कि वहाँ बीजेपी ने बुमियार वोटों को साधने के लिए अभिनव सिन्हा, जो मनोज सिन्हा के बेटे हैं, उन तक का इस्तेमाल कर लिया है, जो उतना राजनीतिक रूप से बहुत सक्रिय उतने नहीं है जितना मनोज सिन्हा रहते रहे हैं। सपा की तरफ से भी राजीव राय बुमियार वोट तो मांग ही रहे हैं। राजभर बस्ती में भी रामगोपाल यादव को लेकर घूम रहे हैं और तमाम इमोशनल अपील कर रहे हैं कि राजभर को हमने मदद की यहाँ से विदेश से लाने में, तमाम उदाहरण वो पेश कर रहे हैं। मेरा सवाल है कि चलिए, दलित वोट तो अभी तय नहीं है कि उसका रुख क्या है, मायावती का क्या संदेश है ये भी स्पष्ट नहीं है। भूमिहार वोट का क्या रुख है? अजय राय के समर्थन देने से, राजीव राय के उतरने से क्या वो वोटर सपा के तरफ भी लामबंद हो सकता है? क्योंकि जनरल जो बतौर पत्रकार मैं पूर्वांचल की भूमिहार वोटर्स के वोटिंग की टेंडेंसी देखता हूँ, वो ज्यादातर झुकाव उसका बीजेपी की तरफ नजर आता है। तो क्या इस उपचुनाव में आप कुछ बदलाव महसूस कर रहे हैं? पहला चीज, क्योंकि घोसी में ये बदलाव की बात इसलिए भी अहम है क्योंकि जैसा कि कुमार अभिषेक जी ने जिक्र किया कि वहां से बीएसपी के अतुल्य सांसद हैं और उनको भी भूमिहार वोट अच्छी खासी संख्या में उनकी भी पैठ मानी जाती है। तो इस बार भूमिहार मतदाता जो घोसी विधानसभा में करीब 48,000 है, अलग अलग आंकड़े हैं, लेकिन जो मानते हैं कि 45 से 50,000 के बीच में भूमिहार मतदाता है, उसका क्या रुख है? वो किधर की तरफ जाता है आपको नजर आ रहा है? देखिए, ऐसा है कि पूर्वांचल में अगर जाति का नाम अगर लेंगे तो जैसे ही आप जाति का नाम लेते हैं यह तय हो जाता है कि यह किस पार्टी से है। ये एकदम फैक्ट है, उसमें विकास कहीं मुद्दा नहीं रहता। यही कारण है कि आज पूर्वांचल पूरे देश में कह लिया जाए तो सबसे पिछड़ा इलाका है। यहाँ जाति और वर्ग में जो बटे हुए हैं लोग, आप जैसे ही जाति का नाम लेंगे वो लोग एक्सेप्ट हो जाता है कि इस जाति के हैं तो यह इस पार्टी के वोटर है या इस पार्टी के नेता होंगे। यह फैक्ट है। रहा सवाल, आपने सवाल किया कि भूमिहार मतदाता किधर है, तो देखिए अभी जैसे अभिषेक जी ने कहा कि 2% लोग बोलने वाले होते हैं, 98% लोग वोटर होते हैं, वो बोलते नहीं हैं। और जो 2% होते हैं बोलने वाले, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी से प्रभावित होते हैं और वो बोलते हैं अपनी बात सड़क पे। वो किसी के समर्पित कार्यकर्ता होते हैं या किसी के समर्पित लोग होते हैं जिनके प्रति उनका समर्पण होता है, उनसे वो लाभान्वित होते हैं, उनसे बोलते हैं। जहां तक आप 2-3-4 बड़े नेताओं का नाम लिए, देखिए आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में सत्ता है और मैं देख रहा हूं जैसा कि यहाँ पे जो गोरखपुर के क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं शाहजानंद राय जी, शाहजानंद राय लगातार यहाँ पे कैंप किए हुए हैं। बड़े नेता के रूप में उत्पल राय जी माने हुए जाते हैं जनपद के, मनोज राय जी जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, उसके बाद 2 कैबिनेट मंत्री लगातार साथ घूम रहे हैं भूमिहारों पे। अब आप खुद यह सोचिए कि जब 2 कैबिनेट मंत्री के साथ इतने बड़े जो क्षेत्रीय नेता हैं वो किसी गांव में जा रहे हैं, किसी युवा के यहाँ जा रहे हैं, उनके कंधे पे हाथ रख के तस्वीर खिंचा रहे हैं, कह रहे हैं कि कोई जरूरत होगी, कोई लाभ होगी तो कोई दिक्कत होगी तो आप हमसे कहिएगा, हमारी सरकार है। इस तरीके के तमाम हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। इसके अगेंस्ट अगर
राजीव राय की बात की जाए तो नो डाउट राजीव राय लगातार क्षेत्र में बने रहते हैं। वो भूमिहार मतदाताओं को, चाहे जो भी भूमिहार लोग हैं, उनके कार्यकर्ता हैं, उनके प्रति उनका समर्पण है, उनको चाह रहे हैं, लोग चुनाव लड़े हैं तब से लगातार जनपद में बने रहे हैं। लेकिन सवाल ये नहीं है कि वो चुनाव लड़ रहे हैं। ये अगर राजीव राय खुद चुनाव लड़ते तो उसका इफेक्ट दूसरा रहता, अतुल राय खुद चुनाव लड़ते तो उसका इफेक्ट दूसरा रहता। लेकिन यहाँ पे लोग यह कह रहे हैं, मैं अपने कान से सुना हूं कि कहा जा रहा है कि यह चुनाव दारा सिंह चौहान नहीं लड़ रहे हैं, यह चुनाव मैं लड़ रहा हूं। जैसा कि भूमिहार बड़े बड़े नेता खुद कह रहे हैं, ये मेरी प्रतिष्ठा है, अगर आप लोगों का वोट कहीं जाता है तो मेरा मंत्रालय खिसकेगा, मेरी बेइज्जती होगी, मेरी नेतागिरी खराब होगी। इस तरीके की चीजों को लोग कह के लोगों को समझा रहे हैं। और चूंकि मैं खुद उस बिरादरी से आता हूं तो लोग समझने के लिए तैयार भी हो जा रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस तरीके की चीजें आ रही हैं सामने। और इसी प्रकार हर जाति वर्ग के साथ हो रहा है। जिस प्रकार जैसे निषाद सभा संजय निषाद केवल मल्लाहों के वोटों के बीच जा रहे हैं, उनको समझा रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर केवल राजभर के बीच जा रहे हैं। केशव मौर्य जी जनसभा किए, उनके जितने भी क्षेत्रीय नेता हैं वो सब लोग कैंप किए हुए हैं। यहाँ आपको स्थिति में बता दूं कि मऊ जनपद, बगल का जनपद आजमगढ़ और बलिया, ये 3 जनपदों में कोई ऐसा होटल नहीं है जहां पे ठहरने के लिए लोगों को जगह मिल जाए। लोग कार्यकर्ताओं को या ऐसी जगहों पे जगह जगह लोग अपना शरण लिए हुए हैं, बाहर के नेता आए हुए हैं, उनको जगह नहीं मिल रही है रहने के लिए। इस प्रकार से देखा जाए तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जिस मजबूती से, जिस दबाव के साथ चुनाव लड़ रही है, निश्चित तौर से उसके उत्तर में जनता उत्तर उसका दे रही है। इसका रिएक्शन भी कहीं ना कहीं जनता को देखने को मिल, जैसा कि अभिषेक जी ने कहा है। अगर ऐसा नहीं रहता तो अभी तक पूरा परिदृश्य जो है एक तरफा हो जाता। यह लगता है कि सिर्फ भाजपा ही चुनाव लड़ रही है, उसके आगे कोई दूसरा नहीं है। लेकिन इसके रिएक्शन के रूप में भी कहीं ना कहीं, चूंकि दारा चौहान को लेकर रिएक्शन इस बात का रहता है कि वो कई बार पार्टी बदले हैं, उन्होंने मंच से इस बात की सफाई भी दी है, माफी भी मांगी है। लेकिन यह सब सारी बातें पिछली हो गई। 1 हफ्ता 10 दिन पहले की जब वो चुनाव में आए थे तो उस समय का जो रिएक्शन देखा जा रहा था, बहुत जबरदस्त रिएक्शन देखा जा रहा था। लोग जवाब दे रहे थे, लोग सवाल कर रहे थे कि भाई इस तरीके से नहीं, एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। लेकिन जिस प्रकार मंत्रियों, विधायकों और क्षेत्रीय नेताओं की फौज जाकर वहां गली गली गूंचो गूंचो घूम के लोगों को मोटिवेट कर रही है, उनको हर प्रकार का प्रलोभन दे रही है, लाभान्वित करने का प्रबंध दे रही है कि हमारी सरकार है, आप हर तरीके से, तो जाहिर सी बात है कि मानसिक दबाव लोगों पर पड़ना तय है और पड़ भी रहा है। लोग जान भी रहे हैं कि भाई 1000 काम उनसे पड़ेगा, थाने से लेके और जिला से लेके प्रदेश तक। तो लोग उनके उसमें आ भी रहे हैं, उनके दबाव में भी आ रहे हैं, उनके फेवर में भी आ रहे हैं, और स्थिति धीरे धीरे नजर आ रही बदलती हुई। जहां तक एक बात कहें कि आप जाटव मतदाता की बात किए हैं कि वो अभी उनका रुख खुल नहीं रहा है, देखिए उनका स्पष्ट नजरिया रहा था, वो कहीं नहीं खुलते हैं। सिर्फ बहुजन समाज पार्टी के निशान पे वो लोग वोट करते हैं। यदि बहुजन समाज पार्टी का उनको अगर निशान अपना नहीं मिलता है तो वो एक धारा में बहते हैं। अभी तक कोई पार्टी का निर्देश नहीं है। यहाँ पे बसपा के तमाम नेताओं से, जो क्षेत्रीय नेता हैं, सांसद जी के प्रतिनिधि से भी मैं इस बात को जानना चाहा कि आखिर आप किसको समर्थन कर रहे हैं, तो स्पष्ट रूप से इससे उन्होंने किनारा कस लिया। लेकिन उनको भी यह लोग मोटिवेट करने का काम किस रूप में कर रहे हैं वो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि दारा चौहान जब कैबिनेट मंत्री बने, आपको ये पिछली जो सरकार में, जब उत्तर प्रदेश सरकार में वन मंत्री बने, तो उसके पहले वो बहुजन समाज पार्टी से आए हुए थे। बहुजन समाज पार्टी के लोकसभा से चुनाव लड़के वो चुनाव हारे हुए थे, और फिर 2017 में वो जैसे हुए चुनाव, वो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़े, विधायक बने, मधुबन विधानसभा से बगल की सीट है, और वहां से वो विधायक बने और कैबिनेट मंत्री बने। जब वो कैबिनेट मंत्री बन जाते हैं तो बहुजन समाज पार्टी के तमाम क्षेत्रीय नेता उनके मऊ से लेकर लखनऊ कार्यालय तक मंडराते नजर आते हैं, और तमाम लाभ की चीजों को वो लोग लाभान्वित होने का काम करते हैं। इस बात की शिकायत भारतीय जनता पार्टी के तमाम पदाधिकारी 2.5 से 3 साल तक लगातार करते रहे कि मंत्री जी हमारा एक नहीं सुनते और बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं की ही सिर्फ सुनते हैं। तो यह परमानेंट उनसे टच में बने रहे हैं, और इसका भी उनको कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूं कि लाभ मिल रहा है। वो कहीं ना कहीं उनके लोग उनसे संपर्क कर रहे हैं। एक और बात कह दूं कि जुगल किशोर जी, जिनका बसपा में बहुत बड़ा कद था, वो आज भाजपा में है, और जगह जगह कैंपेनिंग करके वो भी जो बसपा के मतदाता हैं, जो अनुसूचित मतदाता है, उनके बीच जा रहे हैं और उनको मोटिवेट करने का काम कर रहे हैं। तो उनके लोगों को उनके बीच लगा दिया गया है, ऐसा प्रदेश से देखा जा रहा है। और 1-2 दिन के अंदर ही बहुत सारी पिक्चर आपके सामने क्लियर भी हो जाएगी। हालांकि अभी वर्तमान समय में लड़ाई बहुत कांटे की चल रही है, इसमें कोई डाउट नहीं। जी प्रवीण जी, आपने बड़ी व्यवहारिक बातें कही हैं और सारे सवाल मेरे मन में उपजे। श्रीराम जी, मैं आपसे भी उन सवालों के बारे में राय जानना चाहूँगा, क्योंकि घोसी से आप लगातार हमें
एक इंसाइट दे रहे हैं यूपी तक के दर्शकों को, और हमारे दर्शक बड़े बेहद उत्सुक है इस चुनाव परिणाम को लेकर, चुनाव से जुड़े कैंपेन्स को लेकर। जैसा अखिलेश यादव ने कल के लिए कार्यक्रम अपना बना दिया है कि, और नीरज जी बता भी रहे थे कि लग रहा है कि अखिलेश यादव को कुछ वहां से अच्छा चीज पकता नजर आ रहा है और इस उपचुनाव में वो प्रचार के लिए जा रहे हैं। दो बातें हैं, मैं पहले तो जो प्रवीण जी से मैंने सवाल लिया था वही सवाल आपसे भी लूंगा कि भूमिहार मतदाता पर स्पष्ट रूप से क्या राय बनती नजर आ रही है, क्योंकि एक बड़ा मतदाता वर्ग है और जो प्रवीण जी जो इशारा कर रहे हैं उस इशारे से तो बीजेपी का खेल तो बेहद आसान हो गया ना। राजभर अगर राजभर की बात सुन ले रहा है, निषाद अगर निषाद की बात सुन ले रहा है, भूमिहार की बात सुन ले रहा है, सारे नेता बीजेपी के पास मौजूद है, तो ये तो सारे वोट बीजेपी को मिल गए। बीजेपी का अपना दारा सिंह चौहान के चौहान वोटर हैं ही, बीजेपी का अपना काडर वोट है, तो बीजेपी का काम तो बेहद आसान हो गया। यानी बीजेपी इस चुनाव को तो एक तरीके से जीत ली ना फिर तो चुनाव से पहले ही। तो इस सवाल मतलब भूमिहार वोट के डायरेक्शन के साथ इस पर थोड़ा प्रकाश डालिएगा। और दूसरा मेरा जो प्रवीण जी ने कहा कि दारा सिंह चौहान लगातार लोगों से जुड़े रहे, काम कराते रहे, उनके ऊपर आरोप भी लगे कि तो बसपा के कार्यकर्ताओं का काम करा रहे हैं। मनोज सिन्हा भी यही दावा करते रहे 2019 के चुनाव में कि हमने गाजीपुर में बहुत काम कराया है तो हमको गाजीपुर लोकसभा सीट लड़ने दिया जाए, और जब उनको लड़ने दिया पार्टी ने तो जातिगत समीकरण ऐसा बना कि मनोज सिन्हा 1 लाख के करीब वोट से हार गए। तो क्या आपको ऐसा लग रहा है कि घोसी का जातिगत समीकरण इस बार ऐसा बन रहा है जो समाजवादी पार्टी को फेवर करता नजर आ रहा है? जी, समाजवादी पार्टी को फेवर करने की सवाल पूछ रहे हैं या भाजपा को? दोनों सवाल हैं। पहला सवाल मेरा ये है कि भूमिहार मतदाताओं का क्या रुख है, और दूसरा सवाल है कि जातिगत समीकरण क्या विकास के जो दावे हैं उन पर भारी पड़ने वाला है? जहां तक मैं जान पाता हूं कि, और सभी लोग जानते हैं, जातिगत गणना तो यहाँ हुई नहीं है, चाहे कहीं भी नहीं हुई है। एक अंदाज ही चलता है कौन कितना है। तो नो डाउट सबसे अधिक मुसलमान अनुसूचित हैं, लेकिन भूमिहार बिरादरी की जाति संख्या जो 48,000 50,000 बताई जाती है, इसमें कभी गंभीरता पूर्वक विचार करनी चाहिए, इतनी संख्या है। दूसरी सबसे बड़ी बात कि सबसे अधिक अगर आक्रोश किसी बिरादरी में है तो भूमिहार बिरादरी है। भूमिहार बहुल सीट चारों विधानसभा में सबसे अधिक अगर कहीं संख्या है तो वह घोसी विधानसभा में है, और घोसी विधानसभा में ऑलरेडी बड़े बड़े नेता मौजूद हैं भाजपा के, चाहे उत्पल राय रहे हो, दर्जा प्राप्त पूर्व मंत्री रहे हो, या खुद मनोज राय का घर घोसी विधानसभा है, और एक राय साहब और थे जो बागी बन के चुनाव लड़ चुके थे। तो इस तरह से तमाम राय साहब लोग हैं, सीता राय हैं वहीं से राजनीति कर रही है, तमाम लोग हैं। ऐसे में सबका यह कहना है कि अगर दारा इसी तरह जब मन तब किसी पेड़ से उछलकर किसी डाली पे बैठ के आते रहेंगे तो हम लोगों की राजनीति का क्या होगा। ये यथार्थ है, जमीन से मैं बता रहा हूं। आज मैं भी घूमा हूं भूमिहार बहुल गांवों में ही, मैं भी आज भी घूमा हूं, तो मैंने यह पाया है कई लोग तो जो अच्छे चलने वाले हैं, मैं नाम नहीं लूंगा नहीं तो उनकी घेराबंदी हो जाएगी, जो अच्छे चलने वाले हैं उनके ऊपर बड़े नेता आरोप लगा रहे हैं प्रदेश के कि भैया आप तो ऊपर से चल रहे हैं, अंदर से काम खराब कर रहे हैं, आपकी बिरादरी वोट है। तो आरोप प्रत्यारोप का दौर भी भूमिहार बिरादरी में शुरू हो गया है। और सारे नेता जब देखिए, एक चीज आप मानिए, दारा के विषय में एक चीज कहा जा रहा है कि यह केंद्र से सौंपे गए नेता हैं, यह दिल्ली से थोपे गए नेता हैं, प्रदेश सरकार की पसंद नहीं है। और लोग 22 की घटना याद कर रहे हैं, जिस समय भाजपा की मतदाताओं को, नेताओं को लगता था कि भाजपा की सरकार सबसे जरूरी है 22 में रिपीट होनी, नहीं तो बड़ा हिंसा हो जाएगा, बड़ी अराजकता हो जाएगी, बड़ी दिक्कत हो जाएगी। उस समय अगर सबसे अधिक भाजपा के खिलाफ किसी ने रास्ता फैलाया था तो स्वामी प्रसाद मौर्य और दारा सिंह चौहान ने, जिन्होंने पूर्वांचल का खेला खराब करके रख दिया था। नो डाउट तीसरा सबसे बड़ा मॉडल उसमें ओम प्रकाश राजभर थे, लेकिन दारा और स्वामी प्रसाद मौर्य इन्होंने भी खेला काफी खराब किया। तो इतनी आसानी से वह कटुता मिटने वाली नहीं है जैसा मुझे लग रहा। हाँ, सारे मंत्री झोंक दिए गए हैं, सारे लोग झोंक दिए गए हैं, गली गली मंत्री घूम रहे हैं, और खासकर भूमिहार बिरादरी में वाकई कई चेहरे, बड़े चेहरे दे दिए गए हैं। लेकिन अब राजीव राय का पिछले 2-3 दिनों से सक्रिय होना, हाँ अलग की बात है कि राजीव राय राजभर बस्तियों की तरफ जा रहे हैं। भाजपा के मंत्री प्रवीण जी, आप भी कुछ कहना चाह रहे थे क्या इस पर? जी, आप भी कुछ कहना चाह रहे थे क्या प्रवीण जी इस पर? जी बोलिए।
आज मैं एक बड़े नेता, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, एक बड़े नेता ने, एक प्रधान जी, जैसा कि श्री राम जी कह रहे हैं, मैं इनकी बात को नकार नहीं रहा हूं। भूमिहार बस्ती में ये निश्चित जाहिर सी बात है, भूमिहार बिरादरी को बुद्धिजीवी बिरादरी में गिना जाता है। वो कोई भी काम करते हैं उसका आकलन करके, और बोलने वाली बिरादरी, जैसे कि अभी अभिषेक जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, मैं उस बात से इत्तेफाक रखता हूं कि उन्होंने कहा कि देखिए बहुत से बोलने वाले वोटर होते हैं, वो बोलते हैं, लेकिन जो बोलने वाले होते हैं मात्र 2% ही होते हैं, 98% कुछ, और जो बोलने वाले होते हैं किसी ना किसी हित में फंसे होते हैं। आज मैं अपने कानों से सुना हूं एक बड़े नेता को, एक बड़े लीडर को, कि फला गांव के ग्राम प्रधान जो है वो मान नहीं रहे हैं, वो समाजवादी पार्टी की तरफ, भूमिहार प्रधान की बात मैं कर रहा हूं, वो समाजवादी पार्टी की तरफ सुधाकर सिंह की बात कर रहे हैं। तो स्पष्ट तरीके से कहा गया कि अगर ऐसा है तो चुनाव 5 सितंबर को समाप्त हो जाएगा, फिर इसके बाद प्रधान जी से बोल दीजिएगा कि मेरे पास नहीं आएंगे कोई पैरवी, कोई काम लेके। तो इस तरीके से मानसिक दबाव भी दिया जा रहा है, और जाहिर सी बात है, महत्वपूर्ण बात सरकार है। श्री राम जी जो प्रवीण जी कह रहे हैं, ये बेहद महत्वपूर्ण बात है, ये बहुत व्यवहारिक बात है कि सरकार के पास तो तमाम कौशल है ना। एक कौशल ये है जो प्रवीण जी बता रहे हैं कि भाई चुनाव बीत जाएगा तब भेंट करिएगा हमसे, तो ये भी तो एक व्यवहारिक पहलू है ही ना श्री राम जी। पब्लिक तो पूछ रही है कि कमवा किसका हुआ है, काम हुआ किसका है। जनपद के बड़े मंत्री हैं, नाम भी ले लूं, AK शर्मा जी निश्चित रूप से बेहद ईमानदार ब्यूरोक्रेट से आए हुए हैं, और ईमानदारी पे उनकी कोई धब्बा नहीं है। जितने दिनों PMO में रहे, गांव में कोई जाना नहीं। मुझे क्या, मेरे तो मामा के मौसे का फूफा का लड़का भी अगर कहीं PMO में चपरासी होगा, मैं तमाम जगह धौस देके काम निकालने की कोशिश करूंगा। लेकिन AK शर्मा ऐसे शख्सियत है कि उनके नाम पे किसी ने कहीं काम निकालने की जरूरत नहीं दी भाई, उनके भाई तक कुछ कहीं कोई काम नहीं करवा पाए। बेहद ईमानदार मंत्री बने, ऊर्जा मंत्री, किसी के लिए कोई अवैध पैरवी वह नहीं करते हैं। और योगी सरकार है, जनता जानती है कि साफ काम तो अपने आप हो जा रहा है, गलत काम की कोई मंत्री पैरवी कर नहीं रहा है। अगर सब कुछ इतना आसान होता तो भूमिहार बिरादरी में इतने सिपाही लगाने की जरूरत क्यों पड़ती। और यही तो हम समझना चाह रहे हैं कि आखिर में इतने नेताओं की फौज वहां भूमिहार नेताओं की कर क्या रही है। जी। और रही बात सपा में लामबंद होने की, सपा के मतदाताओं की, जो दो बिरादरी, आप मतलब आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, न लिखने की जरूरत है न बताने की जरूरत है कि मुसलमान और यादव, ये इन दोनों को तो नहीं जोड़ना है ना कि नहीं ये कहीं जाएंगे। और इनका मत प्रतिशत भी नो डाउट भाजपा के बेस वोटरों से अधिक होता है, भाजपा के बेस वोट से अधिक होता है इनका मत प्रतिशत। ठाकुर पता नहीं मतदान करने जाएगा कि नहीं, उनके घर की औरतें जाएंगी कि नहीं, खुद प्रवीण राय जी की पत्नी जाएंगी कि नहीं जाएंगी, राय साहब लोगों की परिवार की जाएंगी, बनिया बिरादरी से मेरी पत्नी या मेरी भाभी पता नहीं जाएंगी कि नहीं जाएंगी। लेकिन दलित मतदाता सबसे अधिक जाता है, खैर उसको तो छोड़ दिए, वो फ्री है। तो मुसलमान सबसे अधिक लाइन लगाता है। यादव उत्साह में रहेगा क्योंकि पहली बार वो कोई चुनाव जीतने जा रहा है ढंग का। उपचुनाव मतलब चुनाव तो उसने जीते हैं, सुबह साफ कर दिया था गाजीपुर में भाजपा, लेकिन वो देखा ये दो बिरादरी हो गई। हाँ, भाजपा के पास आज के डेट में सबसे मजबूत अगर कोई मतदाता है तो राजभर का ओम प्रकाश राजभर, नो डाउट से नहीं लगाने देगा। और राजीव राय ओम प्रकाश के बस्तियों में, राजभर बस्तियों में ही जा रहे हैं, लेकिन वाकई कमाऊ पूत कोई भाजपा के लिए है तो ओम प्रकाश राजभर है। तारा की क्या विशाल, तारा केवल अपने लिए वोट पाते हैं अपने बिरादरी का। और रही बात चौहानों को लामबंद करने की, तो खैर वह संगठन का निर्णय था, इसको मैं पहले भी दोहरा चुका था। आज तो अखबारों की खबर भी बन गए और चल भी रहे हैं कि आखिर रामविलास चौहान को क्यों मध्य प्रदेश भेज दिया गया। जब पूरे प्रदेश से नेताओं को यहाँ उतारा जा रहा था तो रामविलास चौहान को मध्य प्रदेश क्यों भेजा गया, जो फागू चौहान के बेटे हैं और बगल की सीट मधुबन से भाजपा के विधायक है। तो ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या इन दोनों लोगों में आपस में पट्टी नहीं थी या क्या हुआ था, क्यों ऐसा हुआ है। इस तरह से भाजपा को ही अपने कील काटे दुरुस्त करने हैं। हाँ, यह सही है कि यह सरकार का चुनाव है और सरकार किसी हद तक चुनाव में वापसी हो चुकी है, अब कांटे की लड़ाई हो चुकी है। जब मैं पहले भी कहता था कि नहीं काफी पीछे चल रहे हैं दारा, तो कुछ लोग कहते थे कि नहीं चुनाव जीत रहे हैं, चुनाव जीत रहे हैं। अब जाके कांटे की लड़ाई हुई है अभी भी। हाँ, आगे वाले समय में अब भाजपा ही मजबूत होती जाएगी जैसा लग रहा है। लेकिन कल अखिलेश यादव आते हैं, क्या लामबंदी होती है। जी कुमार अभिषेक जी, बड़ा रोचक पहलू पर हमारा डिस्कशन पहुंचा है। चाहूंगा
कि श्रीराम जी ने बहुत एक अहम बात कही कि भाजपा के लिए जो वहाँ सबसे मजबूत ताकत है वो है राजभर वोट, और जो सबसे मजबूत नेता है वो है ओम प्रकाश राजभर। और नो डाउट जैसी खबरें आ रही हैं ग्राउंड से, ओम प्रकाश राजभर ने अपनी पूरी ताकत झोंक भी रखी है। लेकिन मैं ये समझना चाहूंगा कि जब ओम प्रकाश राजभर 2022 का प्रचार कर रहे थे, और ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, तब वहां पर भूमिहार बाहुल्य क्षेत्रों के जो भाजपा के कार्डर वोटर्स थे वो उनके भाषा शैली को लेकर तमाम नाराजगी जाहिर करते थे। जिस तरीके से वो आक्रामक थे भाजपा के उस स्थानीय लीडरशिप को लेकर, जिस तरीके से आक्रामक थे वो भाजपा के सोशल स्ट्रक्चर को लेकर, उससे लोगों को एक रोष भाजपा के उस सवर्ण मतदाता कह लीजिए जिसमें भूमिहार राजपूत ब्राह्मण कैद शामिल कर लीजिए, उनमें एक रोष की बात कही जा रही थी। तो क्या आपको लग रहा है कि ये फैक्टर आज भी है, जब ओम प्रकाश राजभर मुखर हो रहे हैं तो वहां भूमिहार वोटों की नाराजगी का खतरा है, या आप भी ये बात मान रहे हैं कि भूमिहार वोटों में भाजपा की इतनी मजबूत पैठ है कि वो कहीं डिगने वाले नहीं है? देखिए, भूमिहार वोटरों में और खास करके सवर्ण वोटरों में बीजेपी की बड़ी पैठ है, इसमें तो कोई इनकार नहीं कर सकता। आप उपचुनाव हो या कोई भी चुनाव हो, इस वक्त की जो स्थिति है, मैं हाल के दौर की बात करता हूँ। इस दौर में जो सवर्ण मतदाता है बहुत मजबूती से बीजेपी के साथ गोलबंद है। हाँ, लेकिन उसमें जो कार्यकर्ता हैं दूसरे दलों के, उसमें जो दूसरे दलों के लोग हैं, जो मान लीजिए कांग्रेस माइंडसेट के जो उस बिरादरी के लोग हैं या फिर सपा के लोग हैं, ऐसे लोग भी सबसे ज्यादा सक्रिय हैं। उनको देखना पड़ेगा कि वो भी सक्रिय हैं, और ये चुनाव उन्हें दिख रहा है कि इस चुनाव में वो भी अपनी क्षमता, अपनी उपयोगिता दिखा सकते हैं, जता सकते हैं। आप अगर देखें तो अगर हम भूमिहार बिरादरी की बात करें तो मेजोरिटी भाजपा की समर्थक रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। उनके भीतर बीजेपी से नाराज रहने वाले भी कुछ लोग रहे होंगे, लेकिन क्या वो नाराजगी इतनी है कि वो जा करके साइकिल का बटन दबाएंगे? ये एक सोचने वाली बात होगी कि नाराजगी होना, खड़े होकर के बीजेपी के खिलाफ बोल देना और फिर जा करके समाजवादी पार्टी का बटन दबा देना। यही चीज मुस्लिम और यादव के साथ भी होता है कि वो अपने अपने कैंडिडेट से कभी नाराज होता है, कभी अपनी पार्टी से भी नाराज होता है, लेकिन वो वोट करने जब जाता है तो फिर वो देखता है कि उसका नेता, उसकी पार्टी किसके तरफ वो ज्यादा कमिटेड है। अगर आप देखें तो अगर राजभर बिरादरी को ले लें या चौहान बिरादरी को ले लें, 2022 के चुनाव में ओम प्रकाश राजभर सपा के साथ खड़े थे, इसलिए राजभरों ने वोट किया। लेकिन अगर आप राजभर बिरादरी का नेचुरल चॉइस पूछिएगा तो राजभर बिरादरी का नेचुरल चॉइस भी उस वक्त बीजेपी ही थी, लेकिन वो ओम प्रकाश राजभर के साथ मजबूती से खड़ा था क्योंकि उसका नेता ओम प्रकाश राजभर है, और वो इस तरीके का नेता है जो कि अपना वोट ट्रांसफर करवा लेते हैं पूरा का पूरा। चौहान भी अगर आप देखें तो बहुत सारे जगहों पे पूर्वांचल में उसने बीजेपी को वोट किया, अच्छी तादाद में किया था, लेकिन जहां जहां चौहान लीडरशिप थी या जहां चौहान की मजबूत प्रेजेंस रही, खास करके दारा सिंह चौहान का जहां अपना प्रभाव रहा, उन्होंने सपा को वोट किया। तो इस चुनाव में अब ये चुनाव चढ़ना शुरू हुआ है, यानी कि अब जिस तरीके से हमारे दूसरे पैनलिस्ट साथी बता रहे हैं कि अब धीरे धीरे ये चुनाव चढ़ना शुरू हुआ है। जिस तरीके से बीजेपी बहुत पीछे थी, वो अब उतनी पीछे नहीं दिखाई दे रही है। राम जी बता भी रहे थे इस बात को कि उस तरीके से नहीं दिख रही है जो आज से 4 दिन पहले दिख रही थी। और हम अगर देखें तो आप याद करिए, अभी जो रामपुर में चुनाव हुए अब्दुल्ला आजम के बेटे की जगह पे, वहां पे अपना दल ने अपना मुस्लिम उम्मीदवार खड़ा किया था। जिस बात की अभी चर्चा हो रही थी कि जितने प्रधान, जितने सरपंच या ये लोग जो आज के समय में सरकार का विरोध कर रहे हैं, क्या ये सरकार का विरोध करने की स्थिति में है? मुझे लगता नहीं है कि सरकार का, अगर सरकार चाह लेती है कि भाई इन लोगों का विरोध ना हो तो वो नहीं कर पाते। तो अब आखिर में जो खेला होता है वो दरअसल प्रशासन का भी कुछ प्रतिशत माना जाता है कि भाई लोगों के वोट के साथ साथ प्रशासन का भी होता है। तो ऐसी स्थिति में ये मामला कांटे का है, इसमें कोई दो राय नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं। और अगर आप इन दो वोटरों को भी जोड़ लें, राजभर और चौहान, ये दोनों वोटर की अगर आप तादाद को जोड़ लें तो ये अपने आप में लगभग मुसलमानों से ऊपर चले जाते हैं या उनके आसपास पहुंचते हैं ये दोनों वोटर मिलकर।
उसके बाद का अगर आप फिर बाकी जातियों को देखें तो फिर कहाँ जाता है। इसीलिए मैं मानता हूं कि ये जो चुनाव है ये दो भागों में तो बटा है, लेकिन इसमें जो दलित बिरादरी है उसका वोट बड़ा अहम होने वाला है। वैसे तो एक एक वोट, एक एक बिरादरी का वोट इंपॉर्टेंट होता है, कहीं कोई वोट इसमें नहीं माना जाता, लेकिन आप जब किसी खास सेगमेंट को फिक्स मानते हैं कि ये फला वोटर है, ये इस दल को वोट करेगा, ये फला बिरादरी का वोटर है, इस दल को वोट करेगा, तो आखिर बचेगा कौन। और जिस बात की चर्चा हम लोग लगातार कर रहे हैं कि अभी 2-3 दिन और इस चुनाव को चढ़ने दीजिए, उसके बाद ये पूरा का पूरा गेम पता चलेगा। लेकिन कुछ भी हो जाए आखिरी दिन तक आप यही हम लोगों के मुंह से कहते हुए सुनेंगे कि अभी इसमें कोई, आप किसी के बारे में ये नहीं कह सकते कि फला पार्टी चुनाव जीत रही है। आज के समय में बोलते हुए वोटर की बात कर ले तो सपा आगे है, लेकिन वही मैं कहता हूं फिर जो चुप वोटर है उसको भी काउंट करिए, उसको भी देखिए वो कहाँ जा रहा है। लाभार्थी वर्ग की बात हम लोग बार बार करते हैं, ठीक है इस बार नहीं कर रहे हैं कि चलो लाभार्थी वर्ग की बात करना अभी बहुत ज्यादा उचित नहीं है, लेकिन एक ऐसा वोटर है जो जिससे कुछ चीजें मिलती है, वो चुपचाप बैठा होता है। तो जो चुप वोटर है उसमें लाभार्थी वोटर्स होते हैं, और ये सभी बिरादरियों में है। और अगर लाभार्थी बिरादरी देखी जाए तो जो हिंदू बिरादरी है उसमें अति पिछड़ी, ओबीसी और दलितों में ये बिरादरी ज्यादा है। तो अल्टीमेटली जब वो वोटिंग करने जाता है तो उसके बैक ऑफ माइंड बहुत सारी चीजें ऐसी चलती है जो जिसको सोच करके देख करके वो वोट करता है। तीसरी बात जो होता है वो लॉ एंड ऑर्डर। मुझे लगता है लॉ एंड ऑर्डर एक ऐसा मुद्दा होगा जब आने वाले लास्ट 2-3 दिनों में लॉ एंड ऑर्डर को भी मुद्दा बनाया जाएगा, और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के बातें शुरू होंगी। योगी आदित्यनाथ, उनका बुलडोजर, उनका लॉ एंड ऑर्डर, अतीक, ये तमाम चीजें आखिरी दौर के जब चुनाव प्रचार होंगे उसमें आपको दिखाई देंगे। और तब जब लोगों का माइंडसेट तय होता है चुनाव के लिए, तो आखिर वोट करना है तो किस आधार पर करना है, तो ये जो तमाम मुद्दे हैं ये भी आते हैं। इसलिए आज जरूर चुनाव बहुत कांटे का है और आखिरी दिन तक ये चुनाव कांटे का रहेगा, लेकिन फिर मैं कह रहा हूं कि कोई ये प्रेडिक्ट नहीं कर पाएगा कि कौन जीत रहा है। बिल्कुल। और काफी हमारे तमाम पैनलिस्ट की तरफ से ये एक ही बात कही जा रही है कि कांटे का चुनाव है, लेकिन तारीख में अगले 3-4 दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आगे नजर आती है। हमारे बहुत सारे दर्शक भी यही कह रहे हैं। श्रीपति यादव हमारे एक दर्शक हैं, वो कह रहे हैं कि मैनपुरी में भी आप जातीय आधारित गणना करके नतीजे बता रहे थे, लेकिन क्या हुआ, और यही हाल घोसी में होने जा रहा है। बीजेपी बुरी तरह हारेगी। और भी हमारे कई सारे दर्शक हैं। ये अमित कुमार सोशलिस्ट ये कह रहे हैं, सर मैं ये दावे से कह सकता हूं कि सुधाकर सिंह जीत दर्ज करेंगे। एक छोटा जवाब मैं श्री राम जी आपसे चाहूंगा कि हालांकि कांग्रेस का अपना वहां पर कितना वोट होता ना होता वो एक अलग बात है, लेकिन जो हम कह रहे हैं कि बहुत सारी धारणाओं का चुनाव भी है ये, तो अजय राय ने जिस तरीके से समर्थन दिया है, तो एक जो विपक्षी गठबंधन बन रहा है इंडिया, उसे लेकर भी एक धारणा यहां से तय होगी अगर समाजवादी पार्टी जीतती है। आपको क्या लगता है कि अजय राय का ये खुला समर्थन मिलना किसी तरह से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार सुधाकर सिंह के लिए कोई काम करेगा? बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। ये जो बिंदु आप बताए हैं, मैं बता रहा हूं कि मुझे अगर बोलना हो तो मैं यही कहूंगा कि बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। अभी तक जो भाजपा का मतदाता दारा के विरोध में मतदान करने को तैयार था, चाहे दारा चौहान को कोस रहा था, वो कह रहा था कि दारा को हम नहीं छोड़ेंगे, तो उसका भाजपा से कहीं कोई विरोध नहीं था। नारे यहाँ चल रहे थे, दारा चौहान मुर्दाबाद, सुधाकर सिंह जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी मुर्दाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। एक ही व्यक्ति यह नारा लगा रहा है कि भाजपा हमें पसंद है लेकिन दारा तेरी खैर नहीं और भाजपा से बैर नहीं। यह लड़ाई चल रही थी, भाजपा के मतदाताओं के मन में यही चल रहा था कि इस चुनाव में हम दारा तो नहीं बख्शे, हमें भाजपा से कोई दिक्कत नहीं है, हम भाजपा के ही रहेंगे। और किसी को ये लगता हो कि जो मतदाता दारा का विरोध कर रहा है, चाहे भूमिहार का हो, चाहे ठाकुर का हो, चाहे ब्राह्मण का हो, चाहे बनिया का हो, जो बेस मतदाता माने जाते हैं भाजपा के, कोई यूं सोच रहा है कि वो दारा का विरोध कर रहा तो 24 में भाजपा का विरोध करेगा, तो यह उसकी सबसे बड़ी भूल होगी। लेकिन अगर अखिलेश यादव, चाहे अजय राय, चाहे किसी भी विपक्षी पार्टी द्वारा INDIA, इंडिया नहीं कहूंगा उसे मैं, NDA अगर हम कहते हैं, नड्डा तो कहते नहीं, तो हम इंडिया नहीं कहेंगे, INDIA की तरफ से, INDIA की तरफ से कहेगा कि यह INDIA बनाम NDA की लड़ाई है, तो उसकी भूल साबित होगी।
तब दायरा मजबूत होते जाएंगे। और भाजपा तो यही मंत्र बनाई हुई है, भाजपा तो यही मंत्र कहती है अपने मतदाताओं को समझाने के लिए कि यह चुनाव दारा का या सुधाकर का नहीं है, ये 2024 का चुनाव है, हमें तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है, इसलिए यह चुनाव है, यह सेमीफाइनल है। यह भाजपा की सबसे बड़ी रणनीति है। मतदाता खुलकर कह रहा है कि हमको भाजपा तुझसे बैर नहीं, दारा तेरी खैर नहीं, लेकिन भाजपा उसे इमोशनल ब्लैक करने में लगी हुई है कि नहीं, हम तो फिर से इस उपचुनाव में, विधानसभा के उपचुनाव में भी वोट किसके नाम पे माने जा रहे हैं? प्रधानमंत्री जी के, कि तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है, इसलिए दारा को वोट दीजिए। अगर यही हवा, यही ताना कल अखिलेश का भाषण महत्वपूर्ण होगा। अगर अखिलेश यादव इसी को बिंदु बनाते हैं कि यह चुनाव INDIA बनाम NDA है, तब दारा की तरफ जो मतदाता हैं उनके भाजपा के कोरोटर वह चढ़ते जाएंगे। यह मेरा अनुमान है और मेरा आकलन है जी। बिल्कुल। कुमार अभिषेक, एक जवाब मैं आपसे भी लेना चाहूंगा। कुछ लोगों को दूर की कौड़ी लगे, लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि 2024 की सीट शेयरिंग का फॉर्मूला घोसी चुनाव से निकलेगा, चाहे वो विपक्ष हो और चाहे वो ओम प्रकाश राजभर को लेकर आए NDA हो। आपको लगता है कि इस नजरिए से भी ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है? नहीं, बिल्कुल महत्वपूर्ण है। अगर घोसी चुनाव बीजेपी जीतती है तो उसमें बहुत अहम भूमिका ओम प्रकाश राजभर की होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। और तब ओम प्रकाश राजभर पूर्वांचल की कई सीटों पर अपने दावे ठोकेंगे, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। और खास करके आसपास की कुछ सीटों पर तो वो जरूर दावा करेंगे। मुझे लगता है कि ओम प्रकाश राजभर और बीजेपी के बीच कुछ सीटों को लेकर बातचीत है, 1 या 2 सीटों को लेकर, अपने बेटे को लड़ाने को लेकर। ये तमाम चीजें मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये तय है। तो ये चुनाव इसलिए बहुत अहम है क्योंकि अगर आप बात करें तो चाहे समाजवादी पार्टी हो या बसपा के बड़े नेता हो, वो सभी चाहते हैं कि ये दोनों लोगों को हराया जाए, यानी कि ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान। इनको अगर नहीं हराएंगे तब हमारी पॉलिटिक्स उस इलाके में नहीं हो पाएगी। इसमें बसपा के भी बड़े बड़े नेता हैं। तो इनकी पूरी कोशिश है कि अगर ये दोनों हारेंगे तो बीजेपी के नजर में इनकी हैसियत कम होगी और फिर तब उनका जो अपना कद है वो बढ़ेगा। तो बीजेपी को हराने से ज्यादा फोकस कहीं विपक्ष के नेताओं या दलों का है कि इस बार ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह को उनकी जगह बताई जाए। ये बड़ा क्लियर मुझे दिखाई देता है। जो सपा के नेता या फिर बसपा के भी जो नेता जो उस इलाके के पॉलिटिक्स करते हैं, उनकी ये पूरी कोशिश इस मायने में है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि अगर ये समाजवादी पार्टी अगर इस सीट को जीतती है तो एक बार फिर वो पूर्वांचल में अपनी मजबूती का दावा पेश करेगी। और अगर वो हारती है तो बीजेपी निश्चित तौर पर पूर्वांचल की सीटों को इस 2024 के लिहाज से सोचेगी। और रही बात दावेदारी की, तो मुझे लगता है कि इस बार सपा की दावेदारी पूर्वांचल में ज्यादा होगी। ये सब ऐसी सीटें रही हैं जो कि बसपा के प्रभाव की रही। तो मुझे लगता है कि ये चुनाव दावेदारी के लिहाज से बेहद अहम होगी। बिल्कुल। शायद हमें कोई उपचुनाव, विधानसभा का एक उपचुनाव इस इतने दिलचस्प मोड़ पर खड़ा दिखाई दे रहा है कि वोटिंग से तकरीबन 1 हफ्ता पहले चुनाव किस तरफ जाएगा ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो रहा है। और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और बीजेपी ने अपनी ताकत इस चुनाव में झोंकी है, उससे ये साफ है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले दोनों ही पक्ष NDA और INDIA यानी विपक्ष और सरकार दोनों ही तरफ से इसे बेहद गंभीरता और संजीदगी से लिया जा रहा है। मंगलवार को, जैसा हमने आपको पहले भी बताया, अखिलेश यादव घोसी चुनाव में अपने उम्मीदवार सुधाकर सिंह का प्रचार करने के लिए पहुंचेंगे। यूपी तक की नज़र हर राजनीतिक गतिविधि पर बनी रहेगी अगले 1 हफ्ते तक घोसी उपचुनाव से जुड़ी। तो कल अखिलेश यादव की रैली, अखिलेश यादव का भाषण और उससे निकलने वाली तमाम खबरों के लाइव प्रसारण के लिए और उनकी विवेचना विवरण के लिए आप लगातार जुड़े रहिएगा यूपी तक के साथ। आज कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए प्रवीण राय जी, श्रीराम जी, कुमार अभिषेक, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों का आभार। आज के लिए नमस्कार।